डन। जय हिंद साथियों, विजुअलाइज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। लास्ट क्लासेस में आपने देखा था कि हमने संपूर्ण अफवाह तंत्र पर चर्चा शुरू की थी। अधिकतर बच्चे इस टॉपिक में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये अफवाह तंत्र क्या है और इस अफवाह तंत्र को किस आधार पर और किस तरह से और कितने प्रकार के आधार पर हम इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट वाली जो क्लास हमने यूट्यूब पर अपलोड की है वो क्लास में सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, यानी कि क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं उस आधार पर आप इसको पढ़ें और समझें। यानी कि वो क्लास मैंने आपको समझाने के लिए स्पेशली यूट्यूब पर वो डाली है ताकि ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ने का जो तरीका होता है, कितने प्रकारों से इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि हमने ये भी देखा था कि जनरली जो एक रैंडम आइडिया होता है ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने का कि जो नदियां निकलती हैं पर्वतों से, या तो हिमालय से निकल रही होंगी या पश्चिमी घाट से निकल रही होंगी या वो मध्य भारत के किसी उच्च पहाड़ी से निकल रही होंगी, एक पैटर्न ये होता है। लेकिन हमने इसको पढ़ने के कई तरीके देखे थे। खासकर इस चीज पर हमारा ज्यादा फोकस था कि हमने पूरे के पूरे टाइम लाइन को समझा और देखा कि कैसे इन सारी चीजों को हम एक ही चीज के आधार पर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमने लास्ट वाली क्लास में देखने और समझने की कोशिश की थी कि यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि भारतीय नदियों को किस आधार पर और किस तरह से हमें पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कैचमेंट, यानी कि भारत की ऐसी नदियां भी स्टडी के दायरे में आ जाती हैं जो कितना लगभग एरिया कवर कर रही हैं। इसमें या तो आप ये कंसिडर कर लीजिए कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ठीक है, नर्मदा और तापी जैसी नदियां हैं जो एक बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती हैं, और साथ में ये जो मेजर रिवर्स हैं जो चैनल का निर्माण करती हैं, इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जो अपने आप में भी एक बहुत बड़े ड्रेनेज पैटर्न या कैचमेंट का एरिया कवर करती हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में, इस तरह से आ रहे हैं कि या तो वो मैन चैनल को पूछते हैं या फिर उस मैन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होती है उसके बारे में पूछते हैं। जैसे हाल ही के वर्षों में यूपीएससी का जो क्रेज बढ़ा है वो गंगा की जो पूर्वी सहायक नदियां हैं, खासकर गोमती, घाघरा, गंडक, ये तीन जो मेजर रिवर्स हैं। इससे पहले कभी दामोदर और हुगली पर रहा करता था, लेकिन इस बार हाल ही में, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक पर काफी फोकस था। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से आयोग ने गंडक को और उसकी सहायक नदियों के आधार पर एक जो वेटलैंड है, बिहार का पहला पहला वेटलैंड है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि गोमती, घाघरा, गंडक, ये तीन ऐसी परियोजना, ये तीन ऐसी सहायक नदियां हैं जो अपने आप में भी बहुत बड़ी नदियां हैं और इनकी भी कई सहायक नदियां मौजूद हैं। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन इन प्रमुख नदियों पर किया गया है। अभी हाल ही में एक नदी और है जो दक्षिण भारत में काफी चर्चा में रही, वो थी प्रणहिता। यानी कि वर्धा, वैनगंगा और पैनगंगा जैसी नदियों से मिलकर जो एक नदी का निर्माण हो रहा है, तेलंगाना में बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहे हैं। अभी हाल ही के वर्षों में, यानी कि हाल ही के वर्षों में मुख्य नदी जो है उसकी सहायक जो नदियां हैं और उस पे भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं वहां से क्वेश्चन थे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन दक्षिण भारत से आने वाली जो नदियां हैं और जो उनकी सहायक नदियां हैं और वहां पर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो विकसित किए गए हैं, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट विकसित किए गए हैं उसके अगल बगल जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड, ठीक है, जो डिस्टर्ब हुए हैं, जो बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता डिस्टर्ब हुई है, फ्लोरा एंड फोना की, वहां को लेकर भी क्वेश्चन आप सीधे सीधे तौर पे देख सकते हैं। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी खबर चर्चा में आई थी, कुकरेली रिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर थी कुकरेली, और ये खबर थी लखनऊ के पास से। यानी कि देखो क्वेश्चन देखना किस तरह से आ रहे हैं आपके। तो अभी हाल ही में खबर है, चर्चा में है कुकरेली रिवर, और अभी 2 दिन, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन ये चर्चा में रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। अगर ये रिवर चर्चा में रही है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी नदियां जिनको जिनको जिनके ऊपर, जिनके आसपास रिवर फ्रंट्स तैयार किए जा रहे हैं और रिवर एम्बार्कमेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो ये हाल ही में चर्चा में बन जाती हैं। ऐसी ही एक नदी और है, इसी की सहायक नदी गोमती की बता रहा हूं आपको, त्रिशूली रिवर, जहां पर भारतीय बस, कुछ यात्री जो बैठे थे वो खाई में गिर गई, वो त्रिशूली रिवर के पास का था। यानी कि अब अंदाजा लगाइए कि हमारा जो कंपटीशन है वो कितना माइक्रो लेवल पर जा चुका है। जो बच्चे डी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह की, उनको तो सीधा पूछा जाता है, बता भाई ये नदी कहाँ से निकलती है, पूछ ले गोमती कहाँ से निकलती है, सर ये तो फुलर झील से निकलती, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन कोई भी रिवर अगर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जाके निकलती है, खासकर मैं उत्तर आई मीन गंगा की जो बाई सहायक नदियां हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से उनकी बात कर रहा हूँ, कैसे ये जो रिवर्स हैं जिसके अंदर
ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जैसी रिवर मौजूद हैं। तो इन से 4 से 5 रिवर से अब अंदाजा लगाइए, इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कहने के लिए रिवर है, कहने के लिए केवल रिवर है, लेकिन यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। नेपाल को वाटर टावर ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ इंडिया। यहां मैंने टर्म बहुत बड़ा यूज कर दिया, मैंने गंगा को ही भारत बना दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो वाटर टावर कहा जाता है, ये केवल गंगा की जो बाएं सहायक नदियां हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, उसी को कहा जाता है। लेकिन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट, जो बच्चे बीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी की तरफ जाते हैं उनके लिए बता दूं, ये जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, जब ये हिमालय यानी कि नेपाल की तरफ से निकल कर आती हैं, तो ये अपने आप में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय पार करते हुए जाती है, भाबर तराई रीजन को भी क्रॉस करती हुई जाती हैं। इसके बाद ये बांगर खादर की तरफ आती हैं, और ये बांगर खादर और ये तराई और भाबर जैसे क्षेत्रों से गुजरती हैं, तो यहां पर बनते हैं टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है। और यहां पर बनते हैं ऑक्सबो लेक। और हाल ही के वर्षों में यूपीएससी का क्रेज काफी रहा है ऑक्सबो लेक की तरफ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है हम सभी के लिए कि रिवर्स को पढ़ने का तरीका अब सबको चेंज करना पड़ेगा। वो ट्रेडिशनल, वो पारंपरिक तरीका अब नदियों को पढ़ने का नहीं रहा है। ये क्लियर रख लेना दिमाग में, वो दे तरीका नहीं रहा है। जी उठे सुबह की सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बुखरचू ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, यहाँ बात खत्म हो जाती है। उसकी सहायक नदियों के नाम बता दो जी, ये है 1 2 3 4 5 6। नहीं है भाई, वो ट्रेंड खत्म हो गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वे, रूट, कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, उत्तर दक्षिण की तरफ जाती हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ जाती है, दक्षिण साउथ की तरफ जाती है। और नदी जब गुजरती है, उसके गुजरने के आसपास कौन कौन से वेटलैंड वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन सी नहरें वहां मौजूद हैं, और किस प्रकार का जंगल यानी कि फॉरेस्ट पाया जाता है। और हाल ही के वर्षों में जो क्वेश्चन आते हैं फॉरेस्ट को लेकर, वो दक्षिण भारत से आए हैं, शेषाचलम को लेकर हो, नीलगिरी को लेकर हो, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर मैंने भी बताया है, इसके अंदर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जैसे जो चीजें पाई जाती हैं, वो अपने आप में कई तरह के फॉरेस्ट एरियाज को कवर करती है। जैसे हमने नीलगिरी के बारे में पढ़ा, नीलगिरी एक नेशनल पार्क भी है और नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये इतना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कि इसके अंदर साइलेंट वैली भी आता है, इसके अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी आता है, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया कवर करती है, तो इस एरिया कवर करने पर आधार पर हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन जिन्हें जनरली शोला वन कहा जाता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इट मींस ये जो नदियां हैं जो आसपास से गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं आयोग कनेक्ट कर रहा है इन्हीं नदियों के आसपास के पर्टिकुलर एरियाज को। कभी वो फॉरेस्ट से कनेक्ट कर देता है, कभी वो नदियों से जुड़ी हुई झीलें यानी कि ऑक्सबो लेक। अधिकतर आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में कुछ जो मैं नदियों के नाम बता रहा हूँ आपको, जिसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, कोसी को हम सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये अपने आप में तबाही लाती हैं। और मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि एक तो युवा है, क्या है? युवा है। और जो युवा होता है ना, खासकर ये जो एज होती है ना टीन वाली, इसके अंदर हार्मोन ना बड़ी तेजी से गोता मारते हैं, ऊपर उछलते हैं, जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई 2 होता है। तो बंदा मन में सोचता है कि दीवार तो मैं खड़े खड़े पार कर दूंगा। तो इतनी एनर्जी उनके अंदर होती है, डायनेमिक, काइनेटिक, सारी प्रकार की एनर्जी उनके अंदर भरी होती है। तो वैसे ही ये रिवर्स हैं, युवा अवस्था में तबाही लाती हैं। बहाव तेज है, पानी सदा रहता है, मतलब पूरे साल भर पानी रहता है, दोनों तरह से रहता है, चाहे वो बारिश हो चाहे वो ग्लेशियर्स हो। ग्लेशियर मेल्ट होगा तब भी पानी आएगा, बारिश होगी तब भी पानी आएगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी क्या चल रहा है? मॉनसून का सीजन है। तो मॉनसून भारत में दक्षिण पश्चिमी है और उसकी दोनों ब्रांचेस एक्टिव हैं, चाहे वो अरेबियन सी वाली हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी वाली हो। और दोनों का संगम कहाँ पर होना है? होना हिमालय पर ही है। चाहे वो धर्मशाला हो चाहे वो शिमला हो, हिमाचल प्रदेश का, तबाही तो मचनी है। और हाल ही में आपने देखा था, मैंने लास्ट वाली क्लास में भी आपको बताया था कि इसी वजह से लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें हो रही हैं। और लैंडस्लाइड में यानी कि जब लैंडस्लाइड की मतलब भूस्खलन की काफी बड़ी दिक्कतें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। और जो नदियां हैं वो भी ओवरफ्लो कहीं ना कहीं हो गई हैं। अभी हाल ही के वर्षों में खबर, हाल ही के नहीं, कुछ ही दिन पहले खबर बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले खबर चर्चा में थी केदारनाथ को लेकर। केदारनाथ यानी कि गंगा के बनने से पहले पंचप्रयाग का निर्माण होता है। एग्जैक्टली पंचप्रयाग का निर्माण होता है। अगर हम टॉप रिवर को देखें अलकनंदा को, तो उसमें जो पहली रिवर कनेक्ट होती है लेफ्ट साइड से, ठीक है, धौली गंगा है, वो कौन सी है? और वहां बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने वहां पर तपोवन, याद कर लेना नाम, तपोवन प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और तपोवन प्रोजेक्ट के बनने से कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब ये जो अलकनंदा रिवर है, आप देखेंगे जहां से गुजरती है, यहाँ से मतलब जहां से निकलती है, वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और उसके जस्ट बराबर में आई थिंक सो बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ। और वो कौन से गॉड के लिए फेमस है? एग्जैक्टली
शिव के लिए फेमस है। और उसके जस्ट नीचे कौन सा है, केदारनाथ इज फेमस, ठीक है। तो वन वन विष्णु के लिए फेमस है वो, ठीक है, केदारनाथ इज फॉर शिव, ठीक है। तो ये चीजें देखना कैसे कनेक्ट कर रही है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड वाला, गढ़वाल और कुमायूं वाला या अलकनंदा वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं, जिसमें तपोवन भी एक है, ठीक है, जिसमें टिहरी डैम भी एक है, ठीक है, जिसके अंदर बांधवगढ़ भी एक है। तो इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमें नजर आते हैं। तो यही है एग्जाम को, यही है पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब यह हमें पढ़ना है कि हमारे पास मेजर रिवर्स भी हैं, हमारे पास छोटी रिवर्स भी हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे अपने क्वेश्चंस को स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन अभी हाल ही में इंक्रीज हुआ है, उस तरह से आयोग ने अपने क्वेश्चन को भी शेप किया है। अगर आयोग ने अपने क्वेश्चन को शेप किया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें भी अपनी तैयारी उसी लेवल की रखनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट, ठीक। दूसरा हमने देखा कि उपवाह बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर नदियों को पढ़ा जा सकता है, देयर इज नो डाउट। हिमालय से निकलेगी या फिर वो पश्चिमी घाट से निकलेगी। हिमालय से निकलने के लिए, पश्चिमी घाट से निकलने के लिए इसके उपास भी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं। इसी क्लास के लास्ट में अगर हम वहां तक पहुंच गए आज, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरीज पढ़ी जाती है कि नदी वास्तविक रूप में कैसे बनी, ठीक है। अफवाह के प्रकार, या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी नदियां, या कहाँ जाएंगी, अरब सागर की तरफ जाएंगी। अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी तो डेफिनेटली वो मेजर रिवर्स हमें नजर आती हैं, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम हो, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्ण, कावेरी हो, पेन्नार हो, पोन्यार हो, वेंगई हो। इतनी सारी नदियां हैं जो वहां पर जा रही हैं। यानी कि भारत में जो जितना भी नदियां हैं 10,000 से ज्यादा, वो कितने प्रतिशत नदियां उस तरफ जा रही हैं। ओरिएंटेशन भी हमने देखा था समुद्र की तरफ है, कहां पर है, सेम वही पॉइंट आ जाता है। और बेस्ड ऑन स्लोप एंड फॉर्मेशन रिवर पैटर्न, यानी किस तरह की आकृति बनाती हुई नदियां जाती हैं। जैसे जनरली हमने देखा है कि हिमालय से जब नदियों का उत्थान होता है तो बड़ा वो युवा अवस्था से वहां से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं, युवा अवस्था से। अब जब युवा अवस्था से कोई नदी गुजरेगी तो क्या मचाएगी वो, तबाही। तबाही मतलब फ्लड आएगा भाई, फ्लड आएगा तो लैंडस्लाइड भी वहां दिखाई देगा। क्या टूटेंगे फिर, शहर, हाईवेज, नेशनल हाईवेज सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि नया जलोढ़ बनकर तैयार हो जाएगा, बांगर बनकर तैयार होगा, खादर बनकर तैयार होगा, जो कि किसके लिए फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर के लिए। अब वहां किस प्रकार की खेती बाड़ी होगी, क्वेश्चन बन गया। मतलब देखो, बाढ़ के अंदर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है भाई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिमालय जो है वो पैरेलल, समानांतर श्रृंखलाओं में है। सबसे पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ, 33 हिमालय, जनरली जिसको तिब्बतिन हिमालय कहते हैं, वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। उसके काफी लंबे समय बाद महान हिमालय का उत्थान हुआ, फिर उसके काफी लंबे समय बाद मध्य हिमालय का हुआ, फिर उसके काफी लंबे समय बाद शिवालिक हिमालय का हुआ। तो एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय, शिवालिक एंड लघु हिमालय इज मोर यंगर देन ग्रेटर हिमालय। तो वहां पर लैंडस्लाइड की ज्यादा समस्या रहेगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, यस रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। क्यों, क्योंकि अपर लेयर सेडिमेंट से बनी हुई है। जब अपर लेयर सेडिमेंट से बनी हुई तो जैसे ही वाटर पड़ेगा लूज हो जाएगा, फॉरेस्ट कट करोगे वाटर, जमीन लूज हो जाएगी, ठड़ाक से लैंडस्लाइड होगा। और सारे के सारे हिल स्टेशन भी कहाँ पर हैं, मध्य हिमालय पे ही हैं। लैंसडाउन, धर्मशाला, शिमला, रानीखेत, और भी हैं दो चार, मसूरी है। तो दीज आर द हिल स्टेशन जहां बंदे क्या मजे लेने जा रहे हैं सारे, ठीक है। आपकी भी नौकरी लग जाएगी तो आप भी मजे लेने जाओगे। फॉरेस्ट फायर भी होता है क्या वहां जाएंगे लेने के लिए। बट एनीवे, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो हमने पढ़ने का तरीका देखा, किस तरह से भारतीय नदियों को पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने सारी छोटी छोटी नदियों के बारे में आपको बताया था। अब हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दूं कि हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं अब, है कि अधिकतर नदियों को इस आधार पर डिवाइड किया गया है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है जिसे जल विभाजक कहते हैं, ठीक है, वाटर शेड क्या होता है, और ड्रेनेज अपवाह घाटी क्या होती है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, नदी रिजिम, नदी शासन छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये जनरली हालांकि हल्के फुल्के पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी हम लगे तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जनरली आपने एक चीज नोटिस करी होगी ये वाली, कि अगर यहाँ पर ये मैंने एक पहाड़ बना दिया है, ठीक है, और कुछ यहाँ मैंने माउंटेन्स क्रिएट किए हैं, ये कुछ और माउंटेन्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो आप देखोगे जनरली ऐसी चीज़ों पर एक यहाँ से रिवर निकलती है, ठीक है, एक रिवर निकलती है, कुछ सीधी रिवर जा रही है ये, ठीक है, और यहाँ से कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, यहाँ से कुछ सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ से सहायक नदी मिलती है। आप देखोगे कि जो इस सहायक नदियाँ आकर मुख्य नदी में आके मिलती हैं, ये एक स्लोप का अनुसरण कर रही हैं, एक स्लोप का अनुसरण कर रही हैं, ये भी एक स्लोप का अनुसरण कर रही हैं, ये भी एक अनुसरण कर रही हैं, ये भी अनुसरण पर हैं, और ये भी अनुसरण पर है। ये खास एक स्लोप का यानी कि ढाल का अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं मुख्य नदी पे मिल जाती है। अब सेम, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक नदी यहाँ से पास ऑन हो रही है,
एक नदी यहाँ से पास ऑन हो रही है, सेम सारे के सारे माउंटेन सिस्टम यहाँ भी हैं, तो ये नदी यहाँ की तरफ जाएगी, ये नदी यहाँ की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ जाती हैं। तो जनरली हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर एरिया कवर करती हैं, जिसके अंदर मुख्य नदी भी होती है, सहायक नदी भी होती है, और सहायक की सहायक नदी भी होती है, और वो अंत में किसी ना किसी वाटर बॉडीज में अपना जल जाकर बहा देती हैं। ऐसा ही है, बराबर बराबर ऐसा ही है, एग्जैक्टली ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अपवाह तंत्र क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। वेल डिफाइंड मतलब जिसको पूरी तरह से परिभाषित किया जा सकता हो, ठीक है, एक फ्लो को, ये फ्लो तो हमें पूरा का पूरा नजर आ रहा है, यानी कि हम इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि वेल डिफाइंड चैनल ही हम जनरली कंसिडर करते हैं अपवाह तंत्र। अब इसमें देखिए, इसको हम ड्रेनेज भी कहते हैं, और इसमें नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स कोल्ड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, मतलब ड्रेनेज हैं, चैनल्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से छोटी छोटी नदियां आके मुख्य नदी में मिल जा रही हैं। और ये भी देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड नेचर। ठीक है, फिर से वही वाली बात आ गई, मैंने अभी आपको बता रहा था कि ये जो आप टोपोग्राफी देख रहे हैं, सिमिलर पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसको आपको देखने को लगेगा कि यार ये तो एक समय के साथ ही विकसित हुई होगी। यस, देयर इज नो डाउट, हिमालय के उत्थान के समय समानांतर श्रृंखलाओं का भी उदय हुआ है। आपने रावी नदी का नाम सुना है? कहाँ है ये? अच्छा, मध्य हिमालय का नाम सुना है? अच्छा, ये कहाँ है? अच्छा, मध्य हिमालय में आपने कुछ समानांतर श्रृंखलाओं का नाम सुना होगा, एग्जैक्टली सुना है? अच्छा, जैसे मैं बताऊं, जैसे कि पीर पंजाल का नाम सुना होगा, धौलाधार का नाम सुना होगा, नाग टीबा, मसूरी, महाभारत रेंज, है ना, सुना ना बराबर? एक पैरेलल रेंजेस है ना, और सारी रेंजेस एक एकदम ऐसे पैरेलल है। अगर पीर पंजाल है ये, तो धौलाधार ये है, नाग टीबा ये है, मसूरी ये है, और महाभारत नेपाल में पहुंच गया, एग्जैक्टली। अगर हम रावी नदी को देखते हैं ना, तो रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के बीच से होकर बहती है, इंटरेस्टिंगली। अब ये बीचों बीच कैसे बह रही है भाई? बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इट मींस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, यानी कि भूगर्भिक इतिहास में कुछ ऐसे ही घटनाएं घटी गई होंगी जहां पर एक ऐसा स्लोप का निर्माण हो गया कि नदी बीचों बीच से जा रही है। अच्छा, एक चीज और, आपने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना है? सुना है? क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को चाइना और तिब्बत में? कोई, अरे ज्यादा प्रेशर नहीं डालने का बिल्कुल भी दिमाग पे, ठीक है, डोंट वरी, हिल जाता वरना ये, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस ही रिलैक्स। अच्छा, जब हिमालय हम पढ़ेंगे, अभी ये क्लासें प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ चलना है। जब हिमालय हम पढ़ेंगे ना, तो हर हिमालय के बीच में फॉल्ट है, यानी कि जब एक श्रृंखला तैयार होगी ना, जैसे तिब्बतन हिमालय वाली श्रृंखला तैयार हो गई, तो उसके बाद महान हिमालय आता है, उसके बाद लघु हिमालय आता है, और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, फिर आता है मैदानी भाग। तो हर एक श्रृंखला अपने आप में सेपरेटेड है, तो इनके बीच में एक फॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फॉल्ट। ऐसा ही फोल्ट एक मैं नाम बताने वाला हूं आपको, इंडस सांगपो सचर जोन। क्या है? इंडस सांगपो सचर जोन, आई मीन जिसको हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज लाइन। अब अगर आप ध्यान से अब देखेंगे कि तिब्बतन हिमालय और महान हिमालय, तो उनके बीचों बीच से उसी फोल्ड से एक रिवर बहती है जिसका नाम है यालुंग जांगपो। भारत में उसको दिहांग और ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और दिहांग कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे वो कैसे मानसरोवर झील के नजदीक से निकलते हुए सेम उसी हिंज लाइन से बहती हुई बिल्कुल हिमालय के आर्क के समान ही बहती हुई आगे जाएगी वो। ठीक है, कैसे वो बहती हुई जाती है और एकदम नामचल वहां से रैपिड टर्न मारते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, फिर मैदानी भाग का निर्माण करती है, बहुत बड़ा मैदानी भाग का निर्माण करती है, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ठीक। अब ये जहां से बह रही है, तो इसका मतलब जियोलॉजिकल टोपोग्राफी है, भूगर्भिक इतिहास में कुछ ऐसे ढलानों का निर्माण हुआ है, कुछ ऐसी चट्टानों का निर्माण हुआ है, कुछ ऐसी आकृतियों का निर्माण हुआ है जो नदियों के लिए फेवरेबल है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट रिवर। हिमालय के उत्थान से भी पहले की ये नदी है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसने समय के साथ हिमालय को काट दिया। इसका मतलब हम ये मान ले कि हिमालय का उत्थान बहुत धीरे धीरे हुआ है। कैसे मानेंगे जरा बताओ? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में, बुरा लगे तो बता देना, ठीक? नहीं? ठीक है, बताओ कैसे हुआ होगा। अब आपके पास दो थ्योरी आ गई। एक विद्वान कह रहा है, जो ये हम ऑप्शनल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक विद्वान कह रहा है कि का जो पूरी दुनिया की जो रचना हुई है वो ऐसे हुई है, खटाक, है ना। और एक विद्वान कह रहा है नहीं,
यूनिफॉर्मिटेरिज्म, मतलब धीरे धीरे चला है, कोई कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी के थ्रू नहीं हुआ है। और तीसरा विद्वान कह रहा है नहीं, दुनिया बनी है क्रिएशनिज्म, ऊपर वाले ने चाहा तो पूरी दुनिया बन गई, उसने कहा कि नहीं पर्वत बनाएंगे पठार बनाएंगे। इसका मतलब जो एजेंट काम करते हैं पृथ्वी पर, हवा, पानी, ग्लेशियर, समुद्र का पानी, जो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स की आकृति बदलते रहते हैं, स्थल रूप बदलते रहते हैं, उनके चेहरे बदलते रहते हैं, उनकी आकृति बदलते रहते हैं, इसका मतलब उनका कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ चीज समझने आती है, समझने पड़ेगी कि अब हमें समझ में आता है अगर हिमालय एक चुटकी में बन गया होता तो सारी की सारी रिवर स्टॉप हो गई होती, बहुत सारी रिवर जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो गहरी गहरी घाटियां हैं, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला में जो गहरे गहरे गॉर्ज हैं, वो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान से पहले से हैं, और धीरे धीरे वो काटती चली गई, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिमालय का उत्थान काफी स्लो रहा है। क्या हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, रुक गया? रुक गया? हो रहा है ना, एग्जैक्टली exactly. पृथ्वी पर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, हर एक चीज अनस्टेबल है और रनिंग है, चल रही है। सिंगल चीज को भी इंसान नहीं रोक सकता है जो पृथ्वी पर हो रही है, सिंगल चीज को भी। और ये कह रहा है मैं मौसम बदल सकता हूँ, भरम है तेरा, तू बदल जाएगा। लेकिन मौसम, ये तो गाने अच्छे लगते हैं मौसम की तरह, तुम भी तो ना बदल जाओगे, गाना ना एक अच्छा खासा, दुनिया बदलती है हम भी बदल जाएंगे, क्या दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, ये मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कैसे समय ने नदियों के फॉर्म को चेंज किया है। ऐसी एक थ्योरी और है, इरावदी का नाम सुना होगा आपने, मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है। इरावदी का नाम सुना है आपने? चावल का कटोरा कहते हैं उसे, पड़ोसी देश की कहानी है ये। म्यांमार, म्यांमार में चावल का कटोरा कहा जाता है। और एक सहायक नदी है उसकी, चिनविन। क्या? चिनविन। इतिहासकार और भूगर्भ, मतलब इतिहास तो कार नहीं कहेंगे, ज्योग्राफर्स और भूगर्भिक जो जियोलॉजिस्ट होते हैं स्पेशली, उनका कहना है कि उसने भी अपना रास्ता बदला है जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से। तो इस चीज को मैप के थ्रू पढ़ेंगे जब हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये जो मैं बता रहा था अभी किस तरह से स्लोप टोपोग्राफी को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती हैं, इन्हें हमने कहा है अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। जल विभाजक क्या है? जल विभाजक क्या है, ध्यान से देखना, एन एलिवेटेड एरिया, माउंटेन और अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज। यहाँ ध्यान से देखना, माउंटेन, यहाँ माउंटेन की बात की गई है और यहाँ अपलैंड की बात की गई है, यानी कि हाईलैंड। माउंटेन जनरली कहाँ पाए जाते हैं भारत में? कमेंट बॉक्स में बता दो, कहाँ पाए जाते हैं माउंटेन भारत में? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सर, और कहाँ पाए जाएंगे? ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे बताओ? कहीं इतनी ऊंचाई है, कहीं इतना स्लोप है, कहीं कोई पीक है, कहीं कोई रैपिड स्टीप स्लोप है? नहीं है। हिमालय के अलावा कहाँ पर है? दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत तो सारे हिमालय में बैठे हुए हैं, बाकी शेष भारत में तो पहाड़ियां हैं, और ऐसी पहाड़ियां हैं जो अपना वजूद ही खो चुकी हैं। जो ओरिजिनल शेप होती है, कभी हिमालय कभी अरावली पर्वत रहा होगा, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, लेकिन जितना पुराना वो है, जितनी पृथ्वी पुरानी है उसके हिसाब से तो उस पर इतना ज्यादा अपर्दन हो चुका है कि आज वो अपना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ओरिजिनल रूप। तो आज के समय में क्या है वो? इरोडेड माउंटेन है। क्या है? इरोडेड, घिसा पिटा माउंटेन है, खत्म हो गया भाई वो, ठीक है, एंड हो गया उसका। इसलिए हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर 1722 मीटर। और हिमालय का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। सॉरी, चाइना वाला नेपाल वाला कह रहा 8850 हो गया है। ठीक है, कोई वो बताएंगे, हम बताएंगे कि अभी हाल ही में चापा, आई मीन नेपाल, चीन और इंडिया के बीच में माउंट एवरेस्ट को लेकर क्या कहानी है, क्या खिचड़ी पक रही है, वो मैं बताऊंगा आपको जब हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। तो देखिए, दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। बड़ी सीधी सी बात है, हर एक नदी कहीं ना कहीं ग्लेशियर से निकलती है। जैसे भागीरथी नदी है, क्या है? भागीरथी नदी, भागीरथी कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाद में वो अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी? यमुना है। यमुना निकलती है बंदरपुंछ ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? बंदरपुंछ। अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों के ग्लेशियर अलग अलग है, वाटर डिवाइड हो रहा है। वो आगे आगे जाके मिल रहा होगा, वाटर डिवाइड हो रहा है, ये जल विभाजक का काम कर रहे हैं। ये भी तो यही कह रहा है कि दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है जल विभाजक, एक वर्ड आएगा, ठीक है, आई मीन एक वर्ड आएगा इसमें, वाटर शेड। चलिए, जल विभाजक कहा जाता है, वो भी वर्ड आएगा नहीं, बाद में आएगा वो। अगला है अपवा घाटी।
बेसिन, बेसिन क्या होता है? सेम वही चीज है यार। एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। मींस जो हमने सिस्टम की बात करी थी ना अभी, कि सिस्टम हिलाना मत भाई, सिस्टम वगैरह, ठीक है? ये यूट्यूबर्स का काम है, वो सारे के सारे छपरी बना, ठीक है, जो टखनों के ऊपर जींस करके आराम से घूम रहे हैं। सिस्टम हिलाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को स्टेबल ही रहने देना भाई। ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ फिर ठीक है। तो बेसिन क्या है? वही तो है सारा का सारा बेसिन, अभी जो पढ़ रहे थे। अब इसने इसे सिस्टम कह दिया और हमने इसको बेसिन कह दिया, क्योंकि अब देखेंगे ये सारी की सारी नदियां एक पर्टिकुलर एरिया पे जाकर मिल रही हैं, बेसिन का निर्माण कर रही हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं यार, वाटर डिवाइड क्या होता है, ये बेसिन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, दीज ऑल आर सिमिलर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको दिखाई देगा फाउंडेशनल बैच के अंदर, मेंस के अंदर, कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस को हम आई मीन समझें और कैसे लेकर आए क्वेश्चंस के बारे में अच्छी जानकारी। ये पर्टिकुलर जो बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, छोड़ दीजिए इसको आप। कैचमेंट एरिया में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी नदी कितना बड़ा एरिया कवर करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। यमुना नदी के बारे में जानते हो आप? फिर से यमुना पे इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि छोटी नदी है यार। अब मैं आपको कहने लगा नहीं भाई तुम यमुना गंगा के बारे में बताओ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। यमुना लेते हैं, मात्र 1375 किलोमीटर लंबी यमुना नदी है, ठीक है। बाकी शहर तो इस पे बहुत सारे हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से शहर हैं। वैसे है कोई यमुना पे शहर वगैरह कोई? बस? वह यार, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की विशेषता होती थी कि अधिकतर शहर नदियों के पास ही बसाए जाते थे। कारण ये था पानी की सप्लाई। आजकल शहर नदी से दूर भी बचाए जा सकते हैं, कारण यह है तकनीक। सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी तकनीक आ गई शहर बनाने की जो नदी से भी दूर बना रहे हैं। कारण तकनीक, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी में। ठीक, फिर से आते हैं पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए। कैचमेंट एरिया बड़ी सीधी सी बात है। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। मतलब सिंपल सी बात है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी और सहायक नदियों की भी सहायक नदी जहां से भी आ रही हैं, जितना भी एरिया कवर कर रहे हैं, वो सारे के सारा क्या मानेंगे, वो सारा कैचमेंट एरिया है। आप कुछ इस तरह से समझो, गंगा की सहायक नदियां, यानी इनके पहले का पंचप्रयाग, पंचप्रयाग बनने के बाद जब गंगा निकलती है ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ती है, फिर वो मुजफ्फरनगर होती हुई आगे तक पहुंच जाती है, ठीक है। आप उसको देखोगे जो बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, जिसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, और फिर लास्ट में महानंदा है। इसके अलग आप दाहिने तरफ की नदियों को देखेंगे जिसके अंदर कौन सी है, यमुना है, ठीक है, तमसा है, उसके बाद सोन है, और आगे की दो चार नदियां हैं, पप्पुपोनी, कुछ ऐसी रिवर्स के नाम और हैं। आप यमुना को भी देखोगे, उसकी सहायक नदी चंबल है, ठीक है, सिंध है, कैन है, बेतवा है, कितनी सारी रिवर मिलेंगी। तो अब ये गंगा का जब एक कैचमेंट एरिया देखते हैं तो ये सारी की सारी मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां एक बहुत बड़े एरिया का निर्माण करती हैं भाई, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। और लगाइए कि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे के सारे राज्य इसके कैचमेंट में एरिया में आते हैं, यानी कि ये बन जाती है भारत की सबसे बड़ी नदी जो सबसे बड़ा एरिया कवर करती है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली भारत की सबसे बड़ी आबादी को भी कवर करती है। क्या आबादी रही होगी उत्तर प्रदेश की अब? पॉइंट बताओ कुछ एक। आपसे सीधा यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। गंगा प्रदूषित हो रही है, मेजर पॉइंट्स बता दीजिए, और नॉन पॉइंट्स बता दीजिए क्यों प्रदूषित हो रही है। सिंपल सा फैक्ट पूछेंगे, पढ़ेंगे इसमें कि पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स, और नॉन पॉइंट्स क्या होते हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं। गंगा का जब पॉल्यूशन की बात आएगी, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था 2014-15 का, याद है? नमामि गंगे परियोजना का। साफ हुई क्या? कहाँ गए पैसे? हम सवाल नहीं करेंगे वरना तो चलो छोड़ो, इस टॉपिक को यही बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या था? कैचमेंट एरिया। समझ रहे हो कैचमेंट एरिया क्या है? क्या है कैचमेंट एरिया? हाँ हाँ बोलो। और नदियां, और अभी तो ये एक ही यूट्यूब टाइप की वीडियो है जो उस पर डाली जा रही है। वाटरशेड, जल विभाजक, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज अ वाटरशेड। इसको कैसे समझोगे आप? एक तो वाटर डिवाइड हो रहा था, पर्टिकुलर जो हिल था, ग्लेशियर था, जो भी से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ ध्यान से देखना। फिर से बनाता हूँ मैं एक, ये हमारे लिए क्या है, ये है एक तरह से, ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये ऊंची ऊंची पीक हैं,
और सबका ढलान जो आप देखेंगे, सबका ढलान है इस साइड में, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पे जा रहा है। यहाँ से कुछ धारा आई, धारा एक पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पे आके मिली, और उसके बाद ये टेढ़ी मेढ़ी चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यहाँ से कुछ रिवर निकली इस तरह से स्लोप का अनुसरण करती हुई, यहाँ से कुछ निकली, यहाँ से कुछ निकली, फिर से वही वाला बनाना हो, ठीक है, सेम वही है। ठीक है, आपने देखा एक पर्टिकुलर बेसिन बन गया, एक सिस्टम बन गया, और ये जो पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहे हैं इसी को कैचमेंट कह दिया हमने, है ना। कभी कभी ऐसा होता है इसकी सहायक नदी दूसरे राज्य से निकल रही होती है, इसकी सहायक नदी दूसरे राज्य से निकल रही होती है, ठीक है। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, लेकिन गंगा की जो सहायक नदी है यमुना, और यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, चंबल की जो सहायक नदी है केतवा बहन, वो मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो कहाँ तक पहुंचा कैचमेंट एरिया? कमाल हो गया यार, कहाँ तक जा रहे हो, क्या क्या पढ़ेंगे भाई हम। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर ध्यान से देखना, ये हो गया। अब दोबारा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। एक माउंटेन यहाँ भी है, एक माउंटेन यहाँ भी है, एक ये रहा माउंटेन, एक ये रहा माउंटेन, एक ये रहा माउंटेन, एक ये रहा माउंटेन, ये रहा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ से भी एक रिवर, यहाँ से भी एक रिवर जा रही है, ये सीधी एक रिवर जा रही है। अब ये रिवर पे कुछ सहायक नदियां हैं जो अनुसरण कर रही हैं ऐसे, ठीक है, ये आकर मिल रही हैं। अब कहेंगे सर दोनों तो बराबर ही हो रहे हैं, दोनों तो पॉइंट्स बराबर ही हो रहे हैं, इनमें अलग क्या है? देखो अलग क्या है, अलग ये है। अब ये जो पीक देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों रिवर बेसिन्स को अलग कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इस साइड में दूसरा रिवर सिस्टम है, और इस साइड में दूसरा रिवर सिस्टम है, वाटर शेड है। क्या है ये? वाटर शेड। दोनों डिफरेंट कर रहा है, और बताएंगे, बताएंगे और पढ़ेंगे भी ये। हिमालय में सीधा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, हिमालय में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, और दक्षिण भारत में ऐसी कौन कौन सी नदियां जो इसको फॉलो करती हैं। वाई क्लियरली विजिबल्स, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी क्यों क्लियरली विजिबल है, ताप्ती और नर्मदा क्यों क्लियरली विजिबल है, ये हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे ताप्ती सतपुड़ा के जो दक्षिण में है, और ताप्ती के दक्षिण में सतमाला है, जयंतिया है, महादेव की पहाड़ियां हैं, जो एग्जैक्टली एक ऐसे वाटर शेड का निर्माण कर रही हैं जो दो की अलग है पूरा का पूरा। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने का जो तरीका है ना, टोटली बदल देंगे वो, सोच ही बदल जाएगी। सारा क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ना नहीं है। नदियों से फॉरेस्ट में घुसेगा, चल भी आ रहे हैं उधर पकड़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट से कहाँ घुसेगा वो, कैनाल में घुसेगा, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैनाल से रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में जाओगे, पकड़ लेंगे। कैन बेतवा पे जाओगे ना, पकड़ लेंगे। कैन बेतवा से पूछोगे कि कहाँ टाइगर रिजर्व है, पन्ना में घुस जाएंगे, ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ऐसे घुमाएंगे जंगलों में, ठीक है, लगेगा कि वाकई क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लगेगा कुछ पढ़ाई की है। वो दौर चला गया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ उसका अंत होता है। अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल अंदर की चीजें, क्योंकि अब हमें चाहिए फुल इज्जत। डायलॉग किसका है ये? हाँ सर, ये डायलॉग कौन सी इसका है? अब चाहिए हमें फुल इज्जत। नहीं पता? मिर्जापुर, गुड्डू भैया। नहीं पता? अब चाहिए फुल इज्जत। यानी कि अगर हमने अगर हम कहीं क्लासे ले रहे हैं ना भाई, बड़ा सीधा सा फैक्ट है, तो क्लासे ऐसी लेनी है जहां लगे कि कुछ पढ़ा है। अदरवाइज दुनिया तो पढ़ ही रही है। बेहतर तरीके से क्या होती है क्लास, यही तो होती है कि आप, ठीक है, अपने आप को कनेक्ट और चीज़ों को समझे कि कहाँ से कहाँ हमें जाना है, कहाँ से कहाँ में जाना है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ समझ में आ रही है ना? ठीक है। थ्री मेजर वाटरशेड चलिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम बाद में बात करेंगे। ड्रेनेज पैटर्न, यस, यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं आपके। अक्सर आपने देखा होगा नदियाँ जो होती हैं, या फिर आपने, मैं डी ग्रेड का क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? रेलवे, दिल्ली पुलिस वाले और एसएससी वाले सबसे पहले याद करते हैं क्वेश्चन, बर्ड फूड डेल्टा। मिसिसिपी। मिसिसिपी कौन से महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? कोई याद कर रहा है, कौन सी नदी है? अमेरिका। मिसिसिपी मसूरी कहाँ पर है? अमेरिका की। चलिए कोई बात नहीं, उसे हम बस छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखना, नदियां जब निकलती हैं तो बहुत तरह के पैटर्न्स का निर्माण करती हैं, बहुत तरह की आकृति का निर्माण करती हैं। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा है, ठीक है। अब देख रहे हैं पढ़ने का तरीका भी। क्वेश्चन, ऐसी नदियां जो पहले से निकली हुई हैं, हिमालय के उत्थान से बह रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा पूर्ववर्ती नदियां कहा। ऐसी नदियां जो इस स्थलखंड बनने के बाद पैदा हुई, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सारी नदियां, उन्हें हमने अध्यारोपित नदियां कहा। ऐसी भी नदियां हैं जो दुनिया भर के आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है, क्यों ना ये ना हम ना अपनी तैयारी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें। चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखना ये कौन कौन से पैटर्न्स हैं। ये सारे पैटर्न देखिए आप, दिख रहा है? सारे पैटर्न दिख रहे हैं या उधर बैठोगे? सीट पक्की करो, जंग कुर्सी की ही है। पीछे खींच दो, पीछे। हाँ, बैठ जाओ। उस, हाँ, इस वाली कुर्सी पे बैठ जाओ। यहाँ ये होगी नहीं, आगे पीछे नहीं होगी ये। हाँ, ये पीछे कर दो थोड़े, हाँ यही बच रही है बस। इसे हल्का सा पीछे खींच दो और। फीलिंग कंफर्टेबल? ओके ओके, बस ले लो नोटबुक। अब देखिए यहाँ पर डेंड्रिटिक, ये कोई ऐसा नहीं लग रहा पेड़ की तरह, जैसे पेड़ का एक वृक्ष होता है आगे बढ़ती चली जाती है, चलिए कोई बात नहीं। ट्रेलिस, कोई ऐसा नहीं लग रहा जैसे रेक्टेंगुलर शेप हो ये वाला पूरा, ठीक है, उसके आधार पे बह रही हो। रेक्टेंगुलर, एंगुलर, और ये पैरेलल, ये रेडियल, ये एनुलर, ये सेंट्रीपिटल। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना, एक तो सेंट्रीपिटल, हालांकि भारत में मिलता नहीं है, छोड़ दीजिए। रेडियल आया है, क्या आया है? रेडियल। अब मैं कुछ रिवर्स के नाम बताऊंगा, आप सोचना कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन सी है। वर्धा नदी है एक, नाम सुना है वर्धा नदी का? सुना है? अच्छा, नाम सबके सुने हैं, ठीक है। अच्छा, नर्मदा का सुना है? अच्छा, महानदी का सुना है? सोन नदी का सुना है? ये सारी की सारी नदियां कहीं ना कहीं अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक पठार, धूपगढ़, हाईएस्ट पीक। अमरकंटक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, मानते हैं इस बार को? मानते हैं बराबर। यहाँ से 4 नदियां निकल रही हैं। अगर मैं ध्यान से इस चीज को देखूं तो मुझे पता चलता है, अगर ये बायोस्फीयर, आई मीन ये अमरकंटक है, क्या है? ये अमरकंटक है। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ से निकल रही है नर्मदा, उत्तर की तरफ जा रही है सोन, पूर्व की तरफ जा रही है महानदी, और दक्षिण की तरफ आ रही है वर्धा। क्या आ रही है? वर्धा। तो आप देखेंगे एक पार्टिकुलर एरिया से कई सारी रिवर्स निकल रही हैं, पार्टिकुलर एरिया से। सेम थिंग इज हैपनिंग विद मानसरोवर झील। क्या? मानसरोवर झील। मानसरोवर से पहले निकलती है सिंधु नदी। क्या निकलती है? सिंधु। सिमिलर पॉइंट से जा रही है निकलती हुई सतलज। कौन सी नदी? सतलज। सेम रिवर वहां से निकलती है कर्नाली। क्या? कर्नाली। कर्नाली को काली भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, सरयू भी कहा जाता है, कितने सारे नाम बताऊं उसके, ठीक। और वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरियल जो पैटर्न है, वहां से कौन कौन सी नदियां निकलकर चारों दिशाओं में बह रही हैं। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, चलिए उसे देखेंगे, जरूर देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डेंड्रिटिक पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, ये ब्रांचेस की तरह होता है, बस ये याद रखना है। डेंड्रिटिक पैटर्न मींस ट्री ब्रांचेस। और भारत की तो बहुत सारी नदियां हैं, इसमें इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां ले लीजिए आप। जिस वक्त ये, जैसे मान लीजिए गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा के नाम से एंटर करती है, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो किस नाम से एंटर करती है? एग्जैक्टली जमुना के नाम से एंटर करती है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो किस नाम से बनती हैं? पद्मा, आई मीन मेघना के नाम से जाती हैं। मेघना बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करता है। और ये डेल्टा किस तरह से दिखाई देता है आपको? ये डेल्टा कुछ आपको इस तरह से नजर आता है। एक ये रिवर जो आ रही है ना बड़ी सी, ये रिवर कुछ इस तरह से, ये रिवर कुछ इस तरह से आता है। और ये एक डेंड्रिटिक पैटर्न दुनिया भर का, मतलब टिपिकली एक तरह से दिखाई देगा। अब यहां से सोचिए, यहाँ एक शहर मौजूद है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। कोलकाता एक शहर है जो कि हुगली नदी पर बना हुआ है, और एक ये बंदरगाह भी है। और सेम लेटीट्यूड पर, सेम जगह पर एक और बंदरगाह है भारत का, वो है कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कोलकाता एंड कांडला दोनों को ध्यान से देखोगे, दोनों के दोनों टाइडल वो है, टाइडल पोर्ट, जुआरी बंदरगाह। और पिछले साल जो फोकस रहा था वो पोर्ट पे ही तो रहा था, मुंद्रा पोर्ट। यूपीपीएससी, आई मीन यूपीएससी का प्रीलिम का क्वेश्चन उठा के देखिए, मुंद्रा पोर्ट क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि नदियों से हमने पोर्ट को भी जोड़ लिया। यही है स्टडी करने का तरीका, ठीक है, डायनेमिक। और किस तरह से, ऐसा नहीं है बस मुझे तो यही चीज पढ़नी है, अगर मैं नदी पढ़ तो मैं नदी पढ़ूंगा, इसके अलावा नेशनल पार्क में अलग पढ़ूंगा, वेटलैंड में अलग पढ़ूंगा, कनाल में अलग पढ़ूंगा, ये में अलग पढ़ूंगा, फिर तो हो गई आपकी तैयारी, पढ़ते रहो अलग, ठीक है। जुल्म कर रहे हो अपने आप पर, फिर तो और कुछ नहीं कर रहे आप, जुल्म कर रहे हो, और जुल्म करना बेकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, याद रखने का तरीका क्या है? डेंड्रिटिक ड्रेनेज डिटेल डिस्कशन क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ आपको हल्का सा बता रहा हूं मैं आपको। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही सारी चीजें हैं। रेडियल ड्रेनेज, अरीय प्रतिरूप, अभी मैंने आपको बताया था कि एक अमरकंटक
और फिर एक आप देखेंगे मानसरोवर एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस में सेंट्रल पार्ट क्या है, उठा हुआ है, सेंट्रली पार्ट क्या है, उठा हुआ है, और वहां से नदियां क्या है, ऑल डायरेक्शंस की तरफ जा रही हैं, विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। इसे डिटेल से डिस्कशन करेंगे और पता करेंगे कि अभी तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, अमरकंटक वाला दिया है और मानसरोवर झील वाला दिया है। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम भारत में मिलने वाले सभी एरियल, ठीक है, जो पैटर्न है वहां से निकलने वाली सारी की सारी नदियों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी नदी सदाबहार है और कौन सी नदी सीजनली है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल केंद्र की ओर है, बहुत कम है, अब बहुत कम रिवर्स हैं जो दुनिया भर से डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक गर्त में आके समा जाती हैं। अच्छा, मैं एक झील का नाम लूंगा, आप मुझे बताना उस झील के बारे में। कैस्पियन सी, क्या है कैस्पियन? झील क्यों कहते हैं इसे, मतलब सागर क्यों कहते हैं, झील क्यों नहीं कहते इसे? क्या? दुनिया तर विभिन्न डायरेक्शन से भाई नदियां आ रही हैं, अपना जल गिरा रही हैं, समुद्र बना रही हैं, उसको झील है ही नहीं वो। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी झील है। भारत में ये नहीं पाया जाता ज़्यादा, यहाँ से हम कहानी खत्म। लेकिन फिर भी फाइंड आउट करेंगे भारत के किस राज्य में ऐसा हो रहा है, ये क्लास में देखेंगे हम। कुछ इस तरह से दिखता है ये। ट्रेलिस ड्रेनेज, ठीक है, ध्यान, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ मैन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट राइट एंगल। ट्रेलिस पैटर्न होता है एक जालीदार प्रथा, जालीदारी कुछ इस तरह से। आप देखिए, अगर एक रिवर आ रही है, सीधी रिवर आ रही है, और एक सहायक नदी, प्लीज, एक सहायक नदी बिल्कुल राइट एंगल पर 90 डिग्री एंगल पर कनेक्ट हो जाती है। एक रिवर और आती है, ये भी 90 डिग्री पे एंगल पे कनेक्ट हो जाती है। एक रिवर यहाँ से और निकलती है, वो 90 डिग्री पर कनेक्ट हो निकलती है। बिल्कुल देख लो क्या पैटर्न बन रहा है। ये मैन चैनल है, ये क्या है, ये मैन चैनल, ये मैन चैनल है। और मैन चैनल की दुर्दशा देखिए कि मैन चैनल की जो सहायक नदी है जो इससे आके मिली है वो भी 90 डिग्री एंगल पे मिली है, और ये जो सहायक नदी है इसकी एक सहायक नदी और है वो इससे आगे मिली है, वो भी 90 डिग्री एंगल पे मिली है। अब इस सहायक नदी के अंदर से भी एक नदी निकली है, ठीक है, वो भी 90 डिग्री एंगल पे निकली है। अब इसको कैसे समझोगे? आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पकड़ना होता है कि सर ये पैटर्न भारत के किस जगह मिलता है, हिमालय में कहाँ मिलता है, कुमायूं में मिलता है, गढ़वाल में मिलता है, जास्कर में मिलता है, लद्दाख में मिलता है, शिवालिक में मिलता है, बराक या फिर शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता है, या पूर्वांचल की पहाड़ियों में मिलता है, या प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों में मिलता है, या फिर पश्चिमी घाट पर है, पूर्वी घाट पर है, कहाँ पर है ये पैटर्न? यही है आपका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, इसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न, बहुत सारी नदियां हैं, चंबल को देख लो, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से पैटर्न बनाती हुई जाती हैं। चंबल नदी देखी है आपने कभी, नाम सुना चंबल का? किस लिए जानी जाती है चंबल रिवर? हम्म? जब तक याद नहीं होगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये रिवर्स को जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठा ना दूं ना, ठीक है, तब तक इस टॉपिक से हटना नहीं है। समझे बात? रिवर्स पूरी मुट्ठी में होनी चाहिए। एक 20-22 साल पहले एक नारा आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज उस बंदे ने दुनिया की सबसे बड़ी महंगी शादी करी है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 20-22 साल पहले एक नारा आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उस बंदे ने उसके परिवार से ही दुनिया की सबसे महंगी शादी करी है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेके सारे एक्टर थे। जब वो कमिटमेंट हो सकता है तो भाई ये तो नदियां हैं, इन्हें पढ़ना ही तो है, समझना ही तो है। अब पढ़ने का और समझने का तरीका थोड़ा अलग बता रहा हूँ बस मैं आपसे कह नहीं रहा कि सीधे तरीके से याद करना, मैं तो आपको दुनिया भर के पॉइंट्स बताते हुए याद करवाने की बात करवा रहा हूँ, जो कि कभी आप भूलो ना। इंटरव्यू हॉल में बैठे होगे ना, पूछ लिया क्वेश्चन, बता ऐसे समझा दे हमें नदियों के बारे में, तो बस छोटा सा पॉइंट, बस वही तुम, अरे सर हमने तो ये पढ़ा है कि नदी की उत्पत्ति वहां से होती है, वो वहां जाती है, बात खत्म। नहीं भाई, बताइए सर कहाँ से गुजरती है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है? हाल ही में 2016 के बाद भारत सरकार ने नदियों पर नेशनल वाटरवेज बनाने की घोषणा की है। किसकी की है? घाघरा, गोमती, गंडक के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर रिवर फ्रंट एम्बार्कमेंट बनेंगे और यहाँ बनेंगे इंटरनेशनल वाटरवेज। जब ये परियोजना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तो यहाँ इंटरव्यूअर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, सर बता दीजिए सर कौन सी नदी पर क्या बन रहा है। तो आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी नहीं भाई, थोड़ा अलग पढ़ना है, मैं टोटली डिफरेंट।
पहले चलिए, तो मैंने बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समानांतर बहती हैं ये नदियां ना, बिल्कुल आपको प्रायद्वीपीय भारत की तरह लगेंगी। जैसे ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, ये वैगई है, बिल्कुल आराम से सुकून से बह रही हैं। जब मैं भारत भ्रमण पे गया था, तो दक्षिण भारत में मैंने यही देखा कि जब गोदावरी क्रॉस करी, फिर कृष्णा क्रॉस करी, फिर कावेरी क्रॉस करी, अलग ही था यार वहाँ। मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सुकून से नदियां बह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है नदियों में। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्यों नहीं है? कि तबाही तो ला नहीं सकती, पानी कम है। तबाही कौन सी नदी लाती है? हिमालय से निकलने वाली नदियां लाती हैं तबाही। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा है, और जिस पे पानी ज्यादा तो अहंकार ज्यादा है, अहंकार ज्यादा तो तबाही तो लानी लानी है। तो आपके पास भी ज्यादा ठीक ठाक पैसा हो जाए तो मोहल्ले वालों को थोड़ा ना जीने दोगे आप। कभी थार, कभी इंडेवियर, कभी फॉर्च्यूनर, और कोई है कोई अच्छी सी गाड़ी? और मैं देख रहा था, वो चाय बेचता है बंदा, वो, हाँ, वो गाड़ी का नाम लेना नहीं आ रहा उसको, वो बता रहा मैंने गाड़ी ले ली। हद होगी भाई यार। मुझे भी लगता है यही काम करना पड़ेगा, रील बनानी पड़ेगी। अब इसमें इनकम नहीं है ना, उसमें इंस्टेंट इनकम है। रील वील बना लो ना, तुरंत एक आध हिट हो जाए तो काम हो जाएगा उसमें ना। अपन वो तो है नहीं गमछा बांध के, ठीक है, चुनाव लड़ेंगे हम, वो तो हम कर नहीं सकते ना। तो यार कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपन को चाहिए अब फुल इज्जत। चलिए, ठीक है। बार ड्रेनिश पैटर्न कांटेदार होते हैं भाई, कांटे। जिंदगी में कांटे ना हो तो फिर जिंदगी बेकार है। कांटे होने जरूरी हैं जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। कांटे होने चाहिए, तो दिखाता है तुम में कितना दम है। और जो उनको चीर के चला गया ना, समझो वही सफलता के हाथ लग गया, सफलता जीत के ले गया वो। तो जिंदगी में चुनौतियों की जरूरी, मतलब होना चाहिए भाई, ये ठीक है, ये मान लीजिए आप बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पैटर्न और दिखाऊंगा, ठीक है। पीनेट जल निकासी पैटर्न, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नर्मदा और सोन नदियों का है। और एक है रिप पैटर्न, जैसे पसली होती है ना, जैसे कि आई मीन ये मान के चलो आप, जैसे मछली होती है, मछली की जो रिब पसलियाँ हड्डियां होती हैं, कभी उनको ध्यान से देखना, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, बिल्कुल पसलियों की तरह। मीन्स ये अगर ये इसके मेन हड्डी है, तो यहाँ छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी नदियां हैं, हालांकि भारत में मिलता नहीं है पैटर्न, लेकिन फिर भी याद रखने की जरूरत है कि भारत में रेयरली कहाँ मिलता है, दुर्लभ तरीके से कहाँ देखा गया है ऐसा पैटर्न। वहाँ हम क्वेश्चन निकालने की जब क्लासेस शुरुआत होंगी तब हम इसको देखेंगे। चलिए, अब पढ़ते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम। अब आया है मेन टॉपिक। अब तक हमने पैटर्न्स देखे, ठीक है, और उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी और पढ़ने का तरीका देखा। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में, जहां से हमें क्वेश्चंस को रेस करना है, जहां से हमें क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, कि हिमालय से नदी जो निकलती हैं आखिरकार उनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं, ये डिस्कस हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले या इससे पहले डिस्कस करने से पहले हमारे सामने ये सवाल आ जाता है कि एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालय की जो नदियां थी वो उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी। हिमालय की नदियां हैं वो, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई होगी, ये सवाल हमारे सामने बहुत बड़ा आ जाता है। तो हम इसी सवाल पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पे दो वर्ड लिखे हुए हैं। बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कहा है टू लार्ज फ्लोइंग रिवर्स, दो बहुत बड़ी नदी बह रही थी। एक है नदन सांगपो ऑक्सिस। इसको कैसे समझोगे आप? इसको ऐसे समझना आप, इसको आप ऐसे समझिए। या हम इसको यूरेशियन प्लेट भी कह सकते हैं। अब दो नदियां आपको साफ साफ नजर आ रही होंगी। पहली, एक ये, और दूसरी ये नदी आपको नजर आ रही है, बराबर नजर आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नदी यहां से एक तो वेस्ट की तरफ जा रही है घूमती हुई, और एक नदी ईस्ट की तरफ जा रही है, और एक नदी जो साउथ में है इसके, वो भी वेस्ट की तरफ जा रही है लेकिन नीचे मुड़ रही है, और एक नदी ईस्ट की तरफ जा रही है, मुड़ रही है। अच्छा, इन्हें देख के लग रहा है कि वर्तमान में भी भारत में ऐसी कुछ नदियां जा रही हैं।
इनमें से कौन सी रिवर को देखने के बाद लग रहा है कि हाँ भारत में ऐसी नदियां अभी मौजूद हैं और ऐसे ही फ्लो कर रही हैं? हाँ भाई, ऐसे नहीं, इंडस रिवर, सिंधु नदी, और ये ऐसा नहीं लग जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु आई मीन ब्रह्मपुत्र नदी, लग रहा है ना कि भाई ईस्ट की तरफ बह रही है, इसकी तरफ बह रही है, कुछ ऐसी ही कहानी है। अब वापस आते हैं पॉइंट पे। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, नदन सांगपो ऑक्सस सतलुज, ये जो नाम लिखा हुआ है ना ऊपर, इसे कहते हैं नदन सांगपो ऑक्सस सतलुज। और ये जो नीचे वाली रिवर है इसे कहा गया इंडो ब्रह्मा रिवर। जनरली इसको शिवालिक कहा गया है। दो आदमी हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, एक मैं हूं, एक का नाम पिलग्रिम है और एक का नाम है पोस्को। क्या नाम है? पिलग्रिम पोस्को। इन लोगों ने कल्पना की, 100 साल पुरानी बात है शायद ये, 100 साल पहले से ज्यादा का समय है, उन्होंने कल्पना की कि हिमालय के उत्थान से पहले यूरेशियन प्लेट पर यानी कि तिब्बत के पठार पर दो बड़ी बड़ी नदियां बह रही थीं, जिसमें से एक थी इंडस सांगपो वाली, ऑक्सस वाली, और एक उसके दक्षिण में थी शिवालिक रिवर, जिसको उन्होंने इंडो ब्रह्मा रिवर कहा। क्या कहा? इंडो ब्रह्मा। जब भी तो मैंने कहा इंडस इंडो, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये रिवर बह रही। चलिए कोई बात नहीं। फिर इनका कंसर्न ये निकल कर आता है कि प्लेट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराता है। लेकिन उससे पहले कहानी ये थी कि ये जो नदियां हैं ये 33 सागर में अपना जल गिरा रही हैं। कहाँ गिरा रही हैं? अभी 33 सागर कहाँ है? ये 33 सागर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का समुद्री भाग है। उसके जो अवशेष हैं अभी फिलहाल कहाँ हैं? इसके अवशेष जो हैं अभी फिलहाल वो भूमध्य सागर में मौजूद हैं। कहाँ पर हैं? भूमध्य सागर में मौजूद है। गेटिंग माई पॉइंट? इस चीजों को यहाँ से हमें समझना है। अब इस चीज को देखते हैं पता चलता है कि यहाँ जैसे जैसे भारतीय प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट और मेडागास्कर से अलग होकर उत्तर की तरफ चलना शुरू करती है, तो सबसे पहले कौन सा वाला हिस्सा टकराता है यूरेशियन प्लेट से? पूरब का, पश्चिम का? क्वेश्चन है भाई, रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है एकदम ये वाला। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पोतवार बेसिन का, मैदानी भाग पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक, पोतवार बेसिन। ठीक, अगर कभी आपने ध्यान से प्रायद्वीपीय भारत को देखा होगा तो कुछ इस तरह से वो आपको नजर आएगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा। यस और नो? और हिमालय भी आपको एक आर्क के रूप में नजर आता है। यस और नो? तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा टकराया? ये हिस्सा टकराया, पोतवार बेसिन। उसके बाद ये टकराया धीरे धीरे, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये टकरा कर कहाँ चला गया? मेघालय। अब इसके बीच में गैप बन गया जिसे गारो मीन राजमहल गारो गैप कहते हैं, जो कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से भर गया। चलिए, अब ये दोनों विद्वान जो हैं कल्पना कर रहे हैं पिलग्रिमो पोस्ट को कि इस तरह से नदी रही होगी, उस तरह से नदी रही होगी। इन्होंने क्या कल्पना की है इसके बारे में विस्तार से हम क्लास में चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। अब फिर से एक पॉइंट पे आते हैं, फिर आते हैं एम एस कृष्णन, एन के एन अयंगर और इनायत खान। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनायत खान की। क्या है? इनायत खान की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये कुछ अलग तरीके से दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है बड़ी स्लोली तरीके से हुई है और एक समानांतर रूप में हुई है, जिसकी वजह से भारत में कुछ तरह की नदियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन कुछ नदी ऑलरेडी ऐसी थी जो हिमालय के उत्थान से बह रही थी। इनका कंक्लूजन क्या है? इनके वास्तविक कंक्लूजन क्या है? और वो कंक्लूजन में कौन सी बातें सटीक बैठती हैं? और इन सारी थ्योरीज के अंदर कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है? और भारत में ये कौन जो आयोग हैं, जितने भी कौन से जो आयोग हैं, ठीक है, किस थ्योरी को सबसे ज़्यादा अप्रूव करते हैं, वो हम क्लास में देखेंगे डायरेक्टली। और इनायत खान को पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। एक थ्योरी और है मल्टीपल रिवर थ्योरी। बकवास थ्योरी है ये तो, नाम मैंने लिख ही दिया है इसका। ठीक है, ये कहा हुआ ना, कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सुनी है कहावत? बहुत बार सुनिए ना, कि अता पता कुछ है नहीं, वहां से एक पॉइंट उठा दिया, वहां से उठा दिया, वहां से उठा दिया, कुनबा जोड़ दिया। तो ये तो मुझे ऐसे भी नहीं पढ़नी। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। एक ऐसी नदी जिसको लेकर 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। अक्सर ये ट्रीटी चर्चा में रहती है, अक्सर ये ट्रीटी विवादों में भी रहती है। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और सुना भी होगा डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। ये है हमारा, ठीक है, कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज।
कैलाश रेंज में ये है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। समझ रहे हैं बात? मानसरोवर झील है ये, ठीक। मानसरोवर झील से, ठीक है, मानसरोवर झील में एक बुखरचू ग्लेशियर है, वहां से ये रिवर निकलती है, वहां से ये रिवर निकल रही है और निकल के सीधा, ठीक है, ये अरब सागर में कराची से होते हुए गुजर जाती है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, गुजर जाती है। अब इस नदी को ध्यान से देखें तो ये नदी, पता चलता है ये नदी तिब्बत हिमालय, महान हिमालय से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि मुख्यतः ये हिमाचल प्रदेश में है और मुख्यतः ये, ठीक है, कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से जाती है। अब इस नदी को स्टडी करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप एक तो पर्वतीय साइड से आने वाली सहायक नदियों के आधार पे पढ़ेंगे और दूसरा मैदानी भाग से आने वाली नदियों के आधार पे पढ़ेंगे, या मैदानी भाग का निर्माण करने वाली नदियों के आधार पे पढ़ेंगे। अगर मैं देखूं पर्वत से आने वाली नदियों में, तो सबसे पहले मुझे नजर आता है धार, ठीक है, फिर आता है श्योक, फिर आता है हुंजा, फिर आता है गिलगित, फिर आता है गोमल, फिर आता है काबुल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, रिवर्स आती हैं। इसी के साथ से इसकी साथ में आप देखेंगे ये आता है जास्कर, ठीक है, ये आता है सुरू और ये आता है सोन। ठीक है, सोन रिवर, मतलब नीचे वाला सोन नहीं है, बहुत वाला सोन है। अब देखेंगे सर इतनी सारी रिवर्स हमारे सामने हैं, इसको स्टडी कैसे किया जाए। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई है। एक नदी और है जिसे कहते हैं झेलम। क्या कहते हैं? झेलम। एक रिवर और है, झेलम मिल जाती है चेनाब के अंदर। ये कौन सी रिवर है? चेनाब। एक रिवर और है जो रावी में मिल जाती है, मतलब चेनाब में मिल जाती है, जिसे कहते हैं रावी। एक रिवर और है जिसे कहते हैं ब्यास। और एक रिवर और है जो, ठीक है, मिलने के बाद सीधा यहाँ, ठीक है, जाकर मिल जाती है। अब ध्यान से देखें तो पता चलता है हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं कि झेलम सहायक नदी है चेनाब की, रावी सहायक नदी है चेनाब की, और फिर रावी मिल जाती है सतलज के अंदर। ठीक है, और फिर ये मिल जाते हैं कहां पर? मुख्य इंडस रिवर के अंदर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है हमें, ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां झेलम और चेनाब मिलते हैं इसे कहते हैं त्रिम्मू। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिम्मू कहते हैं, त्रिम्मू। ये जो पॉइंट है जहां रावी और चेनाब मिल रहे हैं इसे कहते हैं अहमदनगर। क्या कहते हैं? अहमदनगर। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहां पर सारी की सारी नदियां, यानी कि आप देखोगे 1 2 3 4 और 5, ये जो नदियां मिल रही हैं यहां पर इसे कहते हैं उच्च शरीफ। क्या कहते हैं? उच्च शरीफ। और ये 5 नदियां जब मिलने के बाद जब यहां मिलती हैं इंडस रिवर में इसे कहते हैं मिथानकोट। क्या कहते हैं? मिथानकोट। और ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है ये है कराची में। कहाँ है? कराची में। चलो पॉइंट हमें याद हो गया। अब पॉइंट इज दैट कि सर ये जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट इसे कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं? पंचनद। ये टोटल फैक्चुअल है दोस्तों। अब जो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे टोटल फैक्चुअल, कंसेप्चुअल चीजें इससे पहले थी सारी की सारी, अब टोटल फैक्चुअल चलेगा। टोटल फैक्चुअल मींस कनाल्स, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एरिया, डैम्स, ठीक है, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कौन कौन से देशों के बीच में किस चीज को लेकर विवाद है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इंडस रिवर हमने देखी, तो हमने देखे मेजर पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, लेकिन ये वाला पॉइंट्स रह गया अभी। ये वाला, ये है कपूरथला। नाम सुना है कपूरथला का? बीपीएससी और एचपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार वाले में। कपूरथला को कहा जाता है साइंस सिटी। क्या कहा जाता है? साइंस। और ये रेल कोच फैक्ट्री बनती है। क्या है? रेल कोच फैक्ट्री। यही है रेल कोच फैक्ट्री वाला कपूरथला। अब ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट हमें समझ में आता है और पता चलता है भाई ये तो वही एरिया है जहां से इंदिरा गांधी कनाल निकलती है। क्या निकलती है? इंदिरा गांधी कनाल। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर तक जाती हुई है ये इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है? ब्यास और सतलुज नदी के संगम स्थल पे यहां बनाया गया हरिके बैराज। क्या बनाया गया? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी कनाल को पहले कहा जाता था राजस्थानी कनाल, यानी कि 1960 से बनना स्टार्ट हुआ है ये। और सोचो क्या रेवोल्यूशन लेकर आया। इसको डिस्कस करेंगे, लिखवाऊंगा आपको क्लास में बकायदा। ऐसा नहीं है बनवा के छोड़ दिया, हर एक पॉइंट को लिखवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर झेलम रावी निकलती है तो यहाँ कौन सा शहर है? श्रीनगर है क्या? कौन सी मीठे पानी की झील है? ठीक है, और जब पाकिस्तान की तरफ जाती है तो कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है?
चेनाब जा रही है, चेनाब कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बना रही है, चेनाब कहाँ से निकलती है, कौन से दर्रे से जाती है और किन दो श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रावी, रावी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से हिल स्टेशन यहाँ मौजूद हैं, कौन सी रेंजेस मौजूद हैं, कितना बड़ा डीप गोर्ज बनाती है, कहाँ से ये जाती हुई नजर आती है, ये हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। और रावी यानी कि ब्यास नदी जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है, कितने किलोमीटर बहती है, कौन से पार्क से होकर बहती है, और जब ये सतलुज में मिलती है, ठीक है, सतलुज में मिलती है तो यहाँ कौन सी नहर निकलती है, और इस नहर को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये सतलुज यानी कि ये भी मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, राक्षस तल, राक्षस लेक के आसपास से निकलती है। अब देखेंगे ध्यान से तो ये सतलुज जा रही है निकलती हुई, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ये जो मेजर 5 नदी मैंने आपको बताया, और खासकर ठीक है रावी, ब्यास, सतलज, आप इनको देखोगे तो ये जो सारे के सारी नदियां हैं कहीं ना कहीं पंजाब से होके जाती हैं, और ये पंजाब में मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। इन 5 नदियों में द रिवर ऑफ लाहौर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या बन सकता है, लाहौर। ये रिवर्स हैं, हल्के में क्वेश्चन हमें नहीं लेने हैं, ठीक है, तैयारी नेक्स्ट लेवल की करेंगे ताकि रिवर्स की भी बैंड बजा दें, लगे कि हमने रिवर्स पढ़ी हैं, ठीक है, और अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है, कम से कम 1 साल तक तो नहीं है। हाँ, कोई भारत सरकार कोई प्रोजेक्ट आ गया तो उसमें हम ऐड जरूर कर देंगे, ये अभी यहाँ हुआ है, नया कुछ अपडेट हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ बने हैं, ठीक है, इस रिवर सिस्टम को लेकर 1 बाय 1 डिस्कस करना है, और ये डिस्कस हम करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम को अगली क्लास जब कभी होगी हमारी, जो कि हमारी क्लास में ही होगी रेगुलर, ठीक है, तो वो हम क्लास में इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे, हम 1 बाय 1 रिवर को डिस्कस करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को 20% ही वाटर यूज करने की इजाजत क्यों दी है, ठीक है। और ये ऊपर जो नदी जा रही है जासकर शुरू, यहाँ पर ले है, और ले यहाँ किस नदी के आसपास है, और कौन सी प्रमुख नदी लेह से होकर गुजरती है, और लेह के बारे में जानकारी क्या है, ठीक है। इसको यहीं रोक देते हैं, अगली क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। और अब तो बैच में ही क्लास स्टार्ट होगी, तब तक के लिए टी वाई का मतलब क्या होता है, हाँ, थैंक यू, क्या होता है, अरे मैसेज टाइप नहीं करते क्या तुम लोग, थैंक यू सो मच, TYSM। टाइम तो है नहीं तुम लोगों के पास लिखने के लिए, तो शॉर्ट में लिख देते हो, गुड मॉर्निंग नहीं लिखते, GM, गुड मॉर्निंग। कितने बड़े नवाब हैं भाई, टाइम नहीं है इनके पास लिखने का, ये इसरो के वैज्ञानिक हैं ये, फालतू की चीजें करवा लो इसरो के वैज्ञानिकों, पढ़ लो और थोड़ा समझ लो। अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मेहनत करें। शॉर्ट मैंने लिख दिया है क्योंकि आजकल भाई रील्स का ज़माना है, रील्स, ठीक है, तो सारी चीज़ें शॉर्ट में अच्छी लगती है, लेकिन हम शॉर्ट में बिलीव नहीं करते, हम सीधे डिटेल में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ अलग ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।